हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम सेक्शन बी कवर करेंगे 2023 CCSU यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम करेंगे जो कि आपका सेक्शन बी है। पिछले जो 5 क्वेश्चन हैं जो सेक्शन ए वाले हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखे हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूँगी, तो आप उसको पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, पिछले 5 साल के इस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं सॉल्व करवाऊंगी। सीरीज़ चालू कर रखी है, हर सब्जेक्ट में मैंने 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने हैं। पहले भी वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें मैंने सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस वीडियो में जाने के लिए तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। आपको प्लानिंग बतानी है और उसके टाइप्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या देखना होता है आंसर शीट में राइट करने के लिए कि पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देन उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, देन उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह जितनी भी थ्योरी होती है वो ऐसे ही लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम उसको बताएंगे कि प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ का है? थिंकिंग का प्रोसेस है। किस चीज़ के लिए है? ऑर्गेनाइजिंग द स्टेप नीडेड टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स। आपके कोई गोल्स हैं, आपको उनको अचीव करना है, तो उस चीज़ को, उस स्टेप्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? प्लानिंग बोल देते हैं। हर चीज़ आप क्या करते हो? प्लानिंग करके करते हो। विदाउट प्लानिंग आप कुछ नहीं करते हो। ठीक है, इट हेल्प्स डिसाइड व्हाट टू डू। अब जो प्लानिंग होती है वो क्या हेल्प करती है? डिसाइड करने में मदद करती है कि हमको क्या करना है और कैसे करना है, एंड व्हेन टू डू, और कब करना है। इन मैनेजमेंट, प्लानिंग सेट्स द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर एक्टिविटीज़ बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। आपकी जो प्लानिंग है वो एक फाउंडेशन बनाती है, सेट करती है फाउंडेशन सारी एक्टिविटीज़ का, सारी चीज़ों का। आपको डायरेक्शन देती है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या चीज़ आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है। ठीक है, तो आप पहले से चीज़ों को प्लान करके चलते हो तो अनसर्टेनिटी जो होती है, जो फ्लक्चुएशन हो जाती है काम के बीच में, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होएगा? सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या होगा कि गिव्स डायरेक्शन। आपको बताती है, आपको जो पाथ होता है जो आपको फॉलो करना है उसको क्लियर कर देती है। ठीक है, रिड्यूस अनसर्टेनिटी मतलब फ्यूचर चैलेंजेस के लिए आपको प्रिपेयर करती है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग माने हेल्प चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं, क्योंकि जब आप प्लान करते हो ना तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ता है, आपको वो डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि कौन सा ऑप्शन आपके प्लान के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो इम्प्रूव, इससे होता क्या है? प्लानिंग से आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इम्प्रूव होती है। आपको अच्छा जो ऑप्शन है उसको चूज़ करने में आपकी मदद करता है क्या? प्लानिंग। ठीक है, फिर है एफिशिएंट रिसोर्स यूज़, मतलब कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, टाइम हो गया है ना, लेबर पावर हो गया, फिर आता है आपका मैनेजमेंट हो गया, ये सारा जितना भी है, टाइम, मनी, लेबर, ये जितना भी है वो आपका क्या है? रिसोर्स है। तो आप उसको एफिशिएंट तरीके से यूज़ करो। आपका जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? प्रिवेंट वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। जो आपकी प्लानिंग है वो आपके रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाता है। सेट गोल्स माने कि क्रिएट क्लियर एंड रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। आपने अगर कुछ चीज़ प्लान कर लिया है तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा ना, कि आपको ये चीज़ करनी है और ये चीज़ करने के लिए इसका प्लान है। ठीक है, तो आपके जो गोल्स हो गए वो क्या हो गए? एकदम क्लियर हो गए। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन माने अलाइंस एफर्ट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। आप अलाइंस मतलब कि इसमें ये बोल रहा है कि आप लोगों के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो एकदम ठीक होना चाहिए। अगर वो ठीक होगा, प्लानिंग से इसका डायरेक्ट रिलेशन ये हो सकता है कि जो प्लानिंग है वो कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए भी क्या हो सकता है? बेनिफिशियल हो सकता है कि किस एम्प्लॉय को मुझे हायर करना चाहिए इस चीज़ के लिए और किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसकी और एक चीज़ और कि आप ये चीज़ तो पढ़ रहे हो, एक चीज़ मुझे ये बतानी थी कि ये जो है ये न्यू लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने लिखे हुए हैं। अगर आपके बुक में अलग अलग लिखे हुए हैं तो आप उसको भी लिख सकते हो, नहीं तो ये भी सही है। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि मेरी बुक में अलग लिखा है और ये अलग पढ़ा रहे हैं तो आप अपने वाले भी यूज़ कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। ठीक है,
फिर है प्रोवाइड कंट्रोल। प्रोवाइड कंट्रोल माने मॉनिटर प्रोग्रेस एंड करेक्ट इश्यूज़। जो एम्प्लॉय आपका क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको मॉनिटर करना, उसकी प्रोग्रेस को देखना कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, और अगर कोई इशू हो भी जाता है, कोई गलत हो भी जाता है तो उसको करेक्ट करना। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म में यूज़ होती है, लंबे समय के लिए, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ओवरऑल डायरेक्शन सेट बाय टॉप मैनेजमेंट। जितने भी डायरेक्शन है वो कौन सेट करता है? टॉप मैनेजमेंट वाले सेट करते हैं। टॉप मैनेजमेंट पढ़ाया था, कौन होते हैं? जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, ये सारे कौन होते हैं? टॉप मैनेजमेंट वाले। टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है? शॉर्ट टर्म एक्शन, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होती है, और किसको सपोर्ट करती है? ये स्ट्रैटेजिक प्लान को सपोर्ट करती है, जो कि मिडिल मैनेजमेंट वाले बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपके मैनेजर्स हो गए, ये टैक्टिकल प्लानिंग बनाते हैं। ऑपरेशनल क्या होता है? ऑपरेशनल प्लानिंग होती है डे टू डे प्लानिंग, जो आपको डेली करनी होती है। और ये कौन बनाते हैं? ये लोअर मैनेजमेंट वाले बनाते हैं, सुपरवाइजर्स वगैरह ये बनाते हैं। ठीक है। कंटिजेंसी क्या होता है? बैकअप प्लान्स फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो उसके लिए एक बैकअप प्लान बनाते हैं, तो वो क्या होता है? कंटिजेंसी प्लानिंग होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन द कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बाय मेड इफेक्टिव। आप कमेटी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हो? तो आंसर है इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव से। आप अपना ऑब्जेक्टिव क्या रखो? क्लियर रखो। डिफाइन द पर्पस एंड गोल्स ऑफ द कमेटी सो एवरीवन नोज व्हाट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स। मतलब कि आप अपने जो पर्पस हैं, जो गोल्स हैं, उनको डिफाइन करो अच्छे तरीके से, ताकि जो कमेटी के मेंबर्स हैं सबको पता चल जाए कि वो लोग किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। राइट मेंबर्स क्या होंगे? सेलेक्ट पीपल विद द राइट स्किल। जिनके पास स्किल है आप उनको सेलेक्ट करो, एक्सपीरियंस है उनको सेलेक्ट करो कमेटी के लिए, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी तरीके से कर पाएँ और हो पाए। ठीक है। डिफाइन रोल माने असाइन क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच मेंबर टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड ओवरलैप। आप क्या करो? हर मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, रोल दे दो, ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको मिल रही है, ये रोल ये प्ले कर रहा है, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन, एनकरेज ओपन डिस्कशन एंड शेयरिंग ऑफ आइडिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अथॉरिटी दिखा रहे हो तो सामने वाला एकदम क्या हो गया? दब गया आपके नीचे, ताकि वो अपने आइडियाज़ नहीं शेयर कर पा रहा, वो क्रिएटिविटी नहीं शेयर कर पा रहा, आप इतना ज़्यादा अथॉरिटी में आ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस कमेटी के अंदर ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको इनकरेज करना पड़ेगा लोगों, ताकि वो टीम वर्क में अच्छे से काम कर पाएँ, प्लस क्रिएटिविटी और इनोवेशन उस प्रोजेक्ट में लेके आ पाएँ। ठीक है। फिर है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अ गुड लीडर शुड गाइड द कमेटी। जो गुड लीडर है उसको कमेटी को गाइड करना चाहिए। एंश्योर मीटिंग्स एंड प्रोडक्टिव एंड कीप मेंबर्स फोकस्ड। और मेंबर्स को डिस्ट्रैक्ट करने की जगह क्या करना चाहिए? फोकस्ड करना चाहिए। ठीक है। और मीटिंग्स भी टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, ताकि आपको रिपोर्ट मिल सके। ठीक है। टाइमली डिसीजन माने मेक श्योर डिसीजन आर मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम टू अवॉइड डिलेज इन एक्शन। टाइम टू टाइम आपकी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपको कोई चीज़ रिपोर्ट वगैरह मिलने वाली थी और वो डिस्ट्रैक्शन के कारण डिले हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, होल्ड कमेटी मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर टास्क एंड इंश्योर रेगुलर फॉलोअप ऑन प्रोग्रेस। अकाउंटेबिलिटी होता है कि आप लोगों को ये इंश्योर करो कि आपको मुझे सारी रिपोर्ट्स देनी है, सारे जो चीज़ें मैंने आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रखा है, आप उसके लिए मुझे आंसरेबल होने चाहिए। ठीक है। तो गुड लीडर ये वही करेगा जो अगर गुड लीडर होगा। ठीक है। तो कमेटी मेंबर्स को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट में डालो और उनको बोलो कि जो टास्क हमने दे रखे वो हमें रेगुलरली शो करे। ठीक है। और उनके जो प्रोग्रेस वगैरह चल रही है आप उनको फॉलो अप करो। फिर है 8 क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपको बताना है कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है और टाइप्स बताने हैं डिसीजन मेकिंग के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है? पहले तो आप आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि दिक्कत किस में आ रही है तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, है ना? तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। फिर है गैदर इन्फॉर्मेशन। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। कलेक्ट रेलेवेंट डेटा एंड फैक्ट्स। आप डेटा लेके आओ, फैक्ट्स लेके आओ, उसको कलेक्ट करो, ताकि आपके पास में पता हो कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। इवेलुएट ऑल्टरनेटिव्स, एनालाइज डिफरेंट ऑप्शन और सोल्यूशन। आप उस डेटा और फैक्ट को एनालाइज करो। ठीक है। कि इस ये चलो प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं एनालाइज करता हूँ कि क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं, क्या क्या मेरे पास सोल्यूशन है इसको हटाने के लिए।
ठीक है। तो पहला क्या हो गया, आइडेंटिफाई करा प्रॉब्लम को, दूसरा इन्फॉर्मेशन गैदर करा, तीसरा एनालाइज करा। ठीक है। फिर है चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस चुन लिए कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप क्या करो, उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो। फिर है इम्प्लीमेंट द डिसीजन। जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया अब उसको क्या कर दो, इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है। एक्शन में ले आओ जो आपने चूज़ करा है सोल्यूशन। फिर है रिव्यू द आउटकम। अब जो आपने चूज़ कर लिया है एक्शन में भी ले आयो, अब देखो कि उससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। उसको कहते हैं रिव्यू करना। फिर है टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होएगा, प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम्ड, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। ठीक है। जैसे हमने पहले वाले में प्लानिंग में पढ़ा था, इसी वाले में ये डिसीजन मेकिंग में आ गया। प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है, जो रूटीन डिसीजन होते हैं, मतलब कि जिनको पहले से आपको क्या करना है, मतलब ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपके रूटीन डिसीजन होते हैं। ठीक है। जो कि आपकी पहले से ही गाइडलाइंस में होते हैं। जैसे कि रीऑर्डरिंग सप्लाईज, अगर सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो आप उसको क्या करते हो, रीऑर्डर करते हो, ये तो पहले से ही प्रोग्राम्ड है। अगर दूसरा है अप्रूविंग एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट, कोई एम्प्लॉय ने लीव के लिए रिक्वेस्ट डाली है तो आपको तो वो अप्रूव करनी पड़ेगी, तो वो क्या हो गया, आपका रूटीन डिसीजन हो गया, प्रोग्राम डिसीजन हो गया, जो आपके रूटीन में है। नॉन प्रोग्राम कौन से हो गए, यूनिक, ऐसे यूनिक डिसीजन, कॉम्प्लेक्स डिसीजन जिसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग लगेगी। जैसे कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसके लिए क्रिएटिविटी लगती है कि आपको, क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च तो हर कोई कंपनी करती है, आप कैसे अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो कि सामने वाला आपके प्रोडक्ट को ख़रीद ले। ठीक है। तो उसके लिए क्रिएटिविटी लगती है, उसके लिए ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट लगता है। ठीक है। फिर है स्ट्रैटेजिक डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है ये, हाई इम्पैक्ट डिसीजन होता है, अफेक्टिंग द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऐसे डिसीजन जो आपकी कंपनी में डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं उसको स्ट्रैटेजिक डिसीजन बोलते हैं। जैसे कि एंटरिंग अ न्यू मार्केट, आप नए मार्केट में एंटर कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने कहीं और गलत जगह पैसा लगा दिया है तो आप क्या हो जाएगी, कंपनी ठन गोपाल हो जाएगी। फिर है टैक्टिकल डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन टू सपोर्ट स्ट्रैटेजिक गोल्स। टैक्टिकल डिसीजन क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है। और स्ट्रैटेजिक गोल्स तक पहुंचने के लिए उनका सपोर्ट लगता है टैक्टिकल डिसीजन का। जैसे कि हायरिंग न्यू स्टाफ। ठीक है। हायरिंग न्यू स्टाफ माने ये किसको हेल्प कर रहा है, स्ट्रैटेजिक गोल्स को हेल्प कर रहा है। तो हायरिंग न्यू स्टाफ माने कि आप जब नए स्टाफ को हायर करते हो, ठीक है, तो आपको बहुत वाइजली वो चीज़ करनी होती है, क्योंकि आने वाले 10 साल 20 साल वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करेगा। और कैसे काम करेगा, उसका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, तो वो आपके इंटरव्यू से पता लगता है। तो हमेशा जो हायरिंग न्यू स्टाफ है वो टैक्टिकल डिसीजन में आता है। ऑपरेशनल डिसीजन माने जो डे टू डे डिसीजन होते हैं, जो डेली करने होते हैं, ताकि जो आपकी वो है ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से स्मूथली रन करे। जैसे कि स्केड्यूलिंग शिफ्ट, मतलब कि लोग जो एम्प्लॉय हैं वो कौन सी शिफ्ट में काम करेगा, कौन सा एम्प्लॉय नाइट वाली शिफ्ट में करना चाहता है, कौन सा डे वाली में, ये एक एग्जांपल है ऑपरेशनल डिसीजन का। फिर जो ये सेक्शन 9 है ये वाला हम कर लेंगे कल को। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं दोस्तों, तो मैं अपने जितने भी मेरा मॉडल पेपर वगैरह है, मटेरियल है, वो सब गिव अवे कर दूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। डोंट बी सेल्फिश मत बनो। आपके पास में कंपटीशन होगा ना, तभी तैयारी करने में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ अपने ये जो वीडियो है इसको शेयर करो जितना जल्दी कर सकते हो। और अगर आप और वीडियोस चाहते हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई टॉपिक अगर छूट गया है तो आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट देख लेना। प्लेलिस्ट में अगर कोई टॉपिक छूट गया है, कुछ आपको अर्जेंट चाहिए, तो मैं 1 घंटे में भी बना के दे देती हूँ, ये मेरे फॉलोअर्स को पता है। तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आज नहीं तो कल तक आपको वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। और अगर कोई नया सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल से, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका भी मैं PDF बना के या कैसे भी वीडियोस वगैरह सेपरेटली बना के इस चैनल पर डाल दूँगी। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम सेक्शन C कवर करेंगे, उसको मिस मत करना, क्योंकि सेक्शन जो C होता है वो बहुत ज़्यादा नंबर का होता है, 15-15 नंबर के होते हैं 3। तो प्लीज़ उस चीज़ को मत छोड़ना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।